कक्षा 6 से बीएससी तक की भौतिक विज्ञान, गणित और विविध प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु रीजनिंग एवं गणित की कक्षाएं निःशुल्क प्राप्त करें। इन कक्षाएं निःशुल्क वीडियो देखें और पढ़ें अर्जुन स्टडी चैनल के द्वारा। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। आज से हम लोग फिजिक्स सेकंड पेपर के कुछ लेसन पढ़ने चल रहे हैं। जैसे पहला लेसन आपके नाम के सामने रखे हुए आप सभी के सामने प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। ये लेसन बेटा पूरी तरह से थ्योरेटिकल है। 3-3 लाइन की, 2-2 लाइन की थ्योरी बनती है पूरे लेसन में और चैप्टर कंप्लीटली थ्योरेटिकल है। एक बार बता दें, लिखे हुए हो आप सभी लोग, घर पे याद कर लोगे, तैयार हो जाएगा, ठीक है। और आपको बताना चाहेंगे कि सेकंड पेपर अगर तेज नहीं पढ़ा गया या पढ़ाया नहीं गया तो छूट जाता है 8-10 लेसन हर जो है कोचिंगों में, स्कूल में, क्योंकि 23 लेसन है सेकंड पेपर, 23 लेसन। अब समझ रहे हैं, फरवरी मार्च से ही लोग बोर्ड की 12 की क्लास शुरू कर देते हैं। फरवरी तक जो है एग्ज़ाम वगैरह सब हो जाते हैं, तो इसलिए इसको तेज पढ़िएगा। सेकंड पेपर 23 लेसन है, आप समझ लीजिए। जस्ट फर्स्ट का डबल, फर्स्ट में 11, इसमें 23। तो ध्यान दीजिए जरा। सबसे पहले बच्चों विरूपक बल, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं और हमारा उद्देश्य है कि हम कुछ ऐसी ट्रिक से पढ़ाएं कि जिससे आपको तुरंत याद हो जाए। विरूपक बल, डिफॉर्मिंग फोर्स, सभी लोग हमारे समझिएगा। डिफॉर्मिंग फोर्स, विरूपक बल। देखो बच्चों, हम लोग हिंदी पढ़ते हैं, ये जो शब्द है विरूपक, चलो इसको तोड़ दिया जाए 2-3 शब्दों में। विरूपक, वी प्लस रूप प्लस काल, ठीक है। वी प्लस रूप प्लस काल। वी मीन्स बदलना या बदल दे, रूप मीन्स आकृति या आकार या दोनों का मीन्स को परिभाषा बन गई। अगर कोई वस्तु है उस पर हम कोई ऐसा बल लगा दे जिससे इसकी आकृति या आकार या दोनों बदल जाए तो उसी बल को हम विरूपक बल कहेंगे। जैसे बेटा बाल में जो लड़कियां रबड़ लगाती हैं उसको हाथ में पकड़ो, तेजी से बल लगाते जाओ तो उसका आकार बढ़ जाएगा ना, आकार बदल गया कि नहीं। तो आपने उस रबर पर बल लगाया, स्ट्रेच हो गया, फैलता चला गया, आकार बदल गया। तो ये जो आपने बल लगाया है, आप देख रहे हैं कि इसका आकार बदल रहा है, इसलिए यह बल विरूपक बल हुआ। एक लोहे का टुकड़ा ले लो, टुकड़ा, उसको जमीन पर नट बोल्ट लगा के कस दो, माने जमीन पर लोहे का टुकड़ा फिक्स हो गया, फिक्स है ना। हथौड़ा मारो, हथौड़ा धाक धड़ाक, तो जो लोहे का टुकड़ा है क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, पिचक जाएगा किसी तरफ, उसका आकार या आकृति बदल जाएगा ना। तो जिस बल को लगाने से, जिस बल को आरोपित करने से वस्तुओं की आकृति या आकार या दोनों में परिवर्तन हो जाए, विरूपक बल कहलाता है। कभी भूलना नहीं चाहिए। वी मीन्स बदल दो, रूप में आकृति आकार, का मीन्स को। जिस बल को आरोपित किए जाने पर वस्तुओं की आकृति या आकार या दोनों बदल जाए, वही बल विरूपक बल कहलाता है। ठीक बेटा, कोई समझा? अब दूसरा शब्द यहां आता है विकृति, और विकृति का मतलब है स्ट्रेन। नाम इसमें भी तोड़ ताड़ करो,
V प्लस आकृति, V प्लस माने आकृति या आकार का बदलाव या परिवर्तन ही क्या है, विकृति। मतलब आपने देखा, आपने पढ़ा या समझा कि जिस बल को लगाए जाने पर वस्तु की आकृति या आकार या दोनों बदल जाए वही बल विरूपक बल कहलाता है। यहां आपने पढ़ा वस्तुओं की आकृति या आकार में होने वाला परिवर्तन विकृति कहलाती है। साइंटिस्टों ने इसको और ज्यादा डिफाइन किया। कोई वस्तु की लंबाई 4 सेमी है, बल लगाएं 1 सेमी बढ़ गया, तो 4 के सापेक्ष 1 बढ़ा है, माने 1/4 इसको कहोगे, इसे कहा विकृति। 1 क्या है, लंबाई में परिवर्तन, 4 क्या है, ओरिजिनल लंबाई। तो ओरिजिनल लंबाई के सापेक्ष जो परिवर्तन हो उसे ही हम जो है विकृति कहते हैं। थोड़ा और सरल भाषा में बता दे रहा हूं, वस्तुओं की आकृति या आकार में होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन। जैसे अगर वस्तु की आकृति ओरिजिनल x है, उसमें परिवर्तन डेल्टा x हुआ, तो यहाँ विकृति डेल्टा x बटेगा। ठीक है, तो विरूपक बल समझ गए, और विकृति का मतलब आकृति या आकार में हुआ भिन्नात्मक परिवर्तन। सभी साथी ध्यान देंगे, आकृति या आकार में हुआ भिन्नात्मक परिवर्तन विकृति कहलाती है। अगर वास्तविक आकार x हो, आकार में परिवर्तन डेल्टा x, तो यही विकृति कहलाएगा। आकार परिवर्तन बटे वास्तविक आकार। कोई डाउट किसी को? वस्तुओं की आकृति या आकार में होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन विकृति कहलाती है। आकृति या आकार में होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन, क्लियर सबको? किसी भी वस्तु की आकृति या आकार में जो भिन्नात्मक परिवर्तन हो, एक तरह से जो आपने भिन्नात्मक त्रुटि पढ़ा था वही चीज है। वस्तु की आकृति या आकार में होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन विकृति कहलाता है। अगर किसी वस्तु का ओरिजिनल आकार x हो और आकार में परिवर्तन डेल्टा x हो, तो विकृति बराबर डेल्टा x बटे x। एनी डाउट बेटा? समझ आया? अब एक चीज और यहाँ पर देखो, इसका न तो मात्रक होता है न तो कोई बीमार, माने ये विकृति हमारी मात्रकहीन राशि है और बीमाहीन राशि है। न इसका कोई मात्रक है न कोई इसकी बीमा। और आपको एक बात बताना चाहेंगे बच्चों कि विकृति वस्तुओं की आकृति या आकार का जो भिन्नात्मक परिवर्तन है, आकृति आकार अलग अलग तरीके से बदलता है, इसलिए विकृति अलग अलग तरह की होती है। और आपको पता होना चाहिए कि अभी मैं आपको 4 प्रकार की विकृति समझाऊंगा। कितने प्रकार की विकृति? मुख्य रूप से 3 विकृतियां ही हमारे लेसन में हैं, लेकिन थोड़ा सा कम्पिटिटिव दृष्टिकोण से एक विकृति चौथी भी हम बताए हुए हैं। यहाँ देखिए, अनुदैर्ध्य या रेखीय विकृति। और आपको समझाना चाहेंगे कि परिभाषाएं बड़ी सरल है। अनुदैर्ध्य या रेखीय विकृति, प्यारे बच्चों, इसे अल्फा से व्यक्त करते हैं। अनुदैर्ध्य या रेखीय विकृति, अगर कोनो वस्तु है और उस पर विरूपक बल लग रहा है और उसकी लंबाई में ही परिवर्तन अगर दिख रहा है, तो वहां विकृति अनुदैर्ध्य या रेखीय विकृति है। जैसे भी हम रबर लिए थे, उस पर बल लगा रहे थे, तो रबर की केवल लंबाई बढ़ रही थी, है ना? तो यहाँ जो विकृति होगी वो कौन सी विकृति होगी? अनुदैर्ध्य या रेखीय विकृति। तो परिभाषा अपने आप बना लोगे ना। किसी वस्तु की लंबाई में होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन अनुदैर्ध्य रेखीय विकृति कहलाता है।
किसी वस्तु की लंबाई में होने वाला अनुदैर्ध्य या रेखीय विकृति कहलाता है। कोई दिक्कत? कहाँ परिवर्तन? वस्तुओं की लंबाई में होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन अनुदैर्ध्य या रेखीय विकृति कहलाता है। अगर किसी वस्तु की लंबाई l हो और लंबाई में परिवर्तन डेल्टा l हो तो अनुदैर्ध्य या रेखीय विकृति बराबर डेल्टा l बटे l। याद हो गई अभिनव बेटा? परिभाषा कठिन तो नहीं है ना। उसके बाद आयतनात्मक विकृति या आयतन विकृति, इसी को कुछ लोग अभिलंब विकृति भी कहते हैं। इसका कोई प्रतीक नहीं है। अब बच्चों परिभाषा अपने आप समझ गए होंगे कि अगर किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाएं और उसका संपूर्ण आयतन बदलता दिखे तो वस्तुओं के आयतन में होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन आयतनात्मक विकृति या अभिलंब विकृति कहलाती है। और बच्चों अगर वस्तु का वास्तविक आयतन v हो, आयतन में परिवर्तन डेल्टा v हो तो आयतन विकृति डेल्टा v बटा v। याद रहेगा बेटा? तो किसी वस्तु के आयतन में होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन आयतन विकृति कहलाती है। कोई डाउट किसी को? समझ आ रहा? परिभाषाएं नाम से बन जा रही हैं। अब तीसरी परिभाषा, तीसरी विकृति है स्पर्श रेखीय विकृति या अपरूपण विकृति। अगर बच्चों किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाओ और विरूपक बल के प्रभाव से वस्तु का आकृति बदल जाए, टेढ़ी हो जाए, तो वो जो परिवर्तन होता है उसे अपरूपण विकृति कहते हैं। और अपरूपण विकृति को थीटा से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? अभिनव बेटा शुरुआत में जब ये सब चीजों के बारे में साइंटिस्टों ने किया था, बताया था, तो विकृति केवल 3 ही थी। लेकिन जब दुनिया आगे बढ़ी, लोग आगे पढ़ने लगे, तो एक बात दिमाग में कौन थी कि जैसे कोई तार है, रबर का ही है, खींचते जा रहे हो, खींचते जा रहे हो, तार में कहाँ परिवर्तन हो रहा है? लंबाई। तो तार लंबा होता जा रहा, होता जा रहा, होता जा रहा, होता जा रहा। हमारे हमें समझ में आ रहा है कि लंबाई के अनुदित भिन्नात्मक परिवर्तन हो रहा है, अनुदैर्ध्य विकृति या रेखीय विकृति है। लेकिन कुछ विद्वानों ने यहाँ क्वेश्चन पूरा कर दिया कि जब तार लंबा होता जाता है तो पतला भी होता जाता है। मोटा तार है, खींचो लंबा करो तो पातर हो जाए, और ज्यादा लंबा कहते हैं टूट जाए पट्टा से। पतला होते 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 एकदम समान होता क्या है कि जो तार का व्यास या त्रिज्या, गोलाई, वो घटने लगती है, घटते घटते शून्य हो जाती है। तो यहाँ पर इसका मतलब व्यास में भी परिवर्तन होता है। तो किसी तार पर विरूपक बल लगाए जाने से उसमें लंबाई में भिन्नात्मक परिवर्तन अनुदैर्ध्य या रेखीय विकृति के साथ साथ व्यास में भी परिवर्तन होता है। लंबाई बढ़ती है लेकिन व्यास घटता जाता है, तार पतलाता जाता है। और जब जो है लंबाई के साथ साथ व्यास में परिवर्तन होता है तो इसे हम जो है अनुप्रस्थ विकृति, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कहते हैं। और ये कंप्यूटर दृष्टिकोण से है अनुप्रस्थ विकृति। कोई डाउट किसी को बेटा? और इसे बीटा से व्यक्त करते हैं। अगर किसी तार का व्यास d हो, डायमीटर, व्यास में परिवर्तन डेल्टा d हो तो अनुप्रस्थ विकृति बीटा बराबर डेल्टा d बटा d। एक साइंटिस्ट थे पायसन, उन्होंने इन दोनों विकृतियों में एक संबंध निकाला। देखा कि दोनों विकृतियों का अनुपात कांस्टेंट होता है, फिक्स रहता है। उनके नाम के आधार पर उस अनुपात का नाम पायसो अनुपात या पायसन अनुपात कहा गया। परिभाषा स्वतः बना दोगे, पायसो अनुपात। कंपटीशन की बात है, छोटा सा बता दे रहे हैं। सिग्मा से लिखा जाता है, इसकी वैल्यू होती है बीटा बटे अल्फा। अपने आप समझ गए। अनुप्रस्थ विकृति और अनुदैर्ध्य में आना चाहिए
कि अनुप्रस्थ विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात कौन सा अनुपात कहलाता है? एक बार फिर से समझा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। विरूपक बल V प्लस रूप प्लस का, रूप को बदल देने वाला बल, वह बल अपने आप घुमा फिरा परिभाषा बना लो, जिसे आरोपित करने से वस्तु की आकृति या आकार या दोनों में परिवर्तन प्राप्त हो, उसे हम विरूपक बल कहते हैं। या जिस बल के कारण वस्तु की आकृति या आकार या दोनों में परिवर्तन हो जाए, विरूपक बल कहलाता है। उसके बाद बेटा विकृति, V प्लस आकृति, आकृति का बदलाव, वस्तुओं की आकृति या आकार में होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन विकृति कहलाती है। अगर किसी वस्तु का वास्तविक आकार x डेल्टा x बटे x, विकृति मात्रकहीन राशि है, विमाहीन राशि है, न इसका कोई मात्रक होता है और न ही इसकी कोई विमा होती है। अब बच्चों, विकृति अध्ययन में सरलता के लिए 3 मुख्य रूप से भाग है, लेकिन चौथा कंपटीशन के दृष्टिकोण से हमने बता दिया आपको। अनुदैर्ध्य या रेखीय विकृति, अगर किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाएं और उसकी लंबाई में परिवर्तन दिखे, तो यहाँ जो विकृति होती है अनुदैर्ध्य या रेखीय विकृति होती है। परिभाषा बोली जाती है, वस्तुओं की लंबाई में होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन, वस्तुओं की लंबाई में होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य विकृति या रेखीय विकृति कहलाती है। स्मॉल एल बटे कैपिटल एल या डेल्टा एल बटे कैपिटल एल, जहां पर कैपिटल एल वस्तु की वास्तविक लंबाई, डेल्टा एल। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य विकृति से तात्पर्य है वस्तुओं की लंबाई में होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य विकृति कहलाती है। अब उसके बाद दूसरा है आयतन या अभिलंब विकृति। तो सेम परिभाषा बना लोगे, वस्तुओं के आयतन में होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन आयतन विकृति या अभिलंब विकृति कहलाती है। अगर V आयतन की वस्तु में विरूपक बल लगाने से आयतन में परिवर्तन डेल्टा V हो, तो आयतनात्मक विकृति डेल्टा V बाई V, ठीक है। और अगर किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाएं और उसकी आकृति में परिवर्तन हो, तो आकृति में हुआ भिन्नात्मक परिवर्तन स्पर्श रेखी या अपरूपण विकृति कहलाती है। थीटा से व्यक्त करते हैं। और बच्चों, जब हम किसी वस्तु की लंबाई में परिवर्तन करते हैं विरूपक बल के कारण, तो वस्तु की लंबाई बढ़ने के साथ साथ वस्तु का व्यास घटता रहता है, और किसी वस्तु के व्यास में होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन अनुप्रस्थ विकृति बीटा से व्यक्त होती है, कहलाती है। अगर किसी तार का या वस्तु का व्यास भी हो और व्यास में परिवर्तन डेल्टा डी हो, तो अनुप्रस्थ विकृति डेल्टा डी बटा डी होगी। और बच्चों, पायसन नामक साइंटिस्ट ने एक सूत्र बताया कि अनुप्रस्थ विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात पायसन अनुपात कहलाता है। बीटा बाई अल्फा और छोटा सिग्मा से लिखा जाता है। तो इतनी परिभाषाएं आप समझ रहे हो, ये भी आपको क्लियर कट आ रहा है। अब यहाँ एक शब्द है आंतरिक प्रतिक्रिया बल। आंतरिक, ध्यान दीजिएगा, प्रतिक्रिया बल, इंटरनल रिएक्शन फोर्स, आंतरिक प्रतिक्रिया बल। जब थोड़ा सा कुछ दिखा रहे, देखिए, अगर ये जमीन हो और इस जमीन पर एक कोई वस्तु रख दी गई हो, A B C D, जमीन है, जमीन पर कोई एक वस्तु रख दी गई है, यूं समझो कोई गुटका रख दिया गया है, लोहे का टुकड़ा या लकड़ी का टुकड़ा, और यहां इसके दोनों आधार फिक्स कर दिए, जोड़ दिए। अब हथौड़ा उठाओ और इस पर बल लगाओ, मारो भार खड़ा। तो बच्चों, जब आप बल लगाएंगे, जैसे आपने बल आप लगाया, तो ये जो टुकड़ा है थोड़ा तिरछा हो जाएगा, ये एडी ये ऐसे हो जाएगा, ये वाला सिरा यहां पहुंच जाएगा,
और ये वाला फिगर जो है यहाँ पहुंच जाएगा। वस्तु की डिजाइन अब ऐसे हो जाएगी कि ए कहां पर पहुंच गया है और बी कहां पहुंच गया है, ये वस्तु ऐसे हो गई। आपने विरूपक बल लगाया, वस्तु की आकृति या आकार में परिवर्तन दिखने लगा, और आपने बल लगाया F, जिससे वस्तु की आकृति या आकार में परिवर्तन हो गया। याद करो चाचा न्यूटन को, मर गए बता के कि जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, क्रिया किसी वस्तु पर की जाती है, तो वस्तु उतना ही परिमाण और विपरीत दिशा का प्रतिक्रिया लगाती है। तो अगर आपने इस वस्तु पर बल F लगाया है, तो वस्तु के भीतर इसी बल के बराबर F ही, किंतु विपरीत दिशा का कौन सा बल उत्पन्न होगा, प्रतिक्रिया बल। ये जो बाहर आपने विरूपक बल लगाया है, ये वस्तु का आकार बदल रहा है, और ये जो अंदर प्रतिक्रिया बल उत्पन्न हो रहा है, ये वस्तु के आकार में परिवर्तन का विरोध कर रहा है। हो सकता है ये बल प्रभावी रहे, ये हटा लो, इस बल कारण वस्तु पहले जैसी हो जाएगी। नहीं समझे? अगर बल लेते हो, आप ताकत लगा खींचते हो, बल लगा के खींचते हो, बढ़ जाती है, छोड़ देते हो, खर से पहले जैसे हो जाती है। तो आपने तो बल लगाकर आकार बदला, निश्चित तौर पे उसके भीतर कोई ऐसा बल उत्पन्न हुआ जो हमारे द्वारा किए गए आकार परिवर्तन का विरोध किया, और हमारे द्वारा लगाए गए बल को हटा लेने पर वस्तु को पहले जैसी कर दिया। वही बल क्या है? तो मतलब यदि किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाते हैं, तो विरूपक बल के समान परिमाण किंतु विपरीत दिशा का वस्तु के भीतर उत्पन्न वह बल जो आकृति आकार में हुए परिवर्तन का, और जिस बल के कारण वस्तु अपनी पहली वाली अवस्था में फिर से लौट आए, उसी बल को क्या कहते हैं? आंतरिक प्रतिक्रिया बल। युवराज याद हो गया बेटा? वस्तुओं के भीतर उत्पन्न वह बल जो वस्तु की आकृति या आकार परिवर्तन का विरोध करे, और विरूपक बल को हटा लेने पर वस्तु को प्रारंभिक अवस्था में पुनः ला दे, कौन सा बल कहलाता है? आंतरिक प्रतिक्रिया बल। जैसे बेटा यहाँ पर कोई वस्तु हो 4 वर्ग मीटर की, कितना? और वस्तु के भीतर 24 न्यूटन का बल बन गया उसको सही करने का, तो 4 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली वस्तु में कितना बल उत्पन्न हो रहा है? 24 न्यूटन। तो 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली वस्तु में कितना बल उत्पन्न होगा? 6। और किसी वस्तु के इकाई क्षेत्रफल पर जितना आंतरिक प्रतिक्रिया बल लगता है, उसे हम प्रतिबल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबल। स्ट्रेस, ध्यान दीजिएगा इधर, वस्तुओं के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, वस्तुओं के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न आंतरिक प्रतिक्रिया बल प्रतिबल कहलाता है। प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल, मात्रक इसका न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, विनीत सूत्र इसका ये हम निकाल सकते हैं ML -1 T -2। ये 2 नए शब्द आ गए, जिसमें पहला शब्द आपको दिक्कत दे रहा है। आंतरिक प्रतिक्रिया बल एक बार और समझो, किसी वस्तु के भीतर बनता होगा उत्पन्न वह बल जो वस्तु की आकृति आकार परिवर्तन का, जिसकी दिशा विरूपक बल की दिशा के परिमाण समान हो, वही बल क्या कहलाता है? और एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला आंतरिक प्रतिक्रिया बल प्रतिबल कहलाता है। यदि एक क्षेत्रफल पर आंतरिक प्रतिक्रिया बल F लगे, तो प्रतिबल बराबर F पाने।
वस्तुओं के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला आंतरिक प्रतिक्रिया बल प्रतिबल कहलाता है। और बच्चों, प्रतिबल भी 3 प्रकार का होता है। माने प्रतिबल कौन सा बल है? जो आकृति परिवर्तन का विरोध हो रहा हो और वस्तु को पहले जैसी कर रहा हो, वही तो है। तो प्रतिबल 3 प्रकार का होता है। अनुदैर्ध या रेखीय प्रतिबल, ध्यान दीजिएगा। अविलंब या आयतन प्रतिबल, स्पर्श रेखीय या अपरूपक प्रतिबल। प्रतिबल कितने प्रकार के हैं? परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, बता देंगे। वस्तुओं के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला आंतरिक प्रतिक्रिया बल प्रतिबल कहलाता है। प्रतिबल में 3 प्रकार होते हैं। अनुदैर्ध या रेखीय, अविलंब या आयतन, स्पर्श रेखीय या अपरूपक। तो अनुदैर्ध या रेखीय प्रतिबल क्या है समझिए। जब विरूपक बल के कारण किसी वस्तु की लंबाई के अनुदिश परिवर्तन हो तो आवश्यक प्रतिबल अनुदैर्ध्य या रेखीय प्रतिबल कहलाता है। माने जब उसकी लंबाई में परिवर्तन किए हो तो उसको समाप्त करने के लिए जिस प्रतिबल की आपको आवश्यकता है या जो प्रतिबल इस समय काम करे वही क्या कहलाता है? अनुदैर्ध्य या। साक्ष्य को कैसे बोलोगे? वस्तुओं के लंबाई के अनुदिश परिवर्तन होने पर आवश्यक प्रतिबल अनुदैर्ध्य या रेखीय प्रतिबल कहलाता है। वस्तुओं के आयतन के अनुदिश परिवर्तन होने पर आवश्यक प्रतिबल अविलंब या आयतन प्रतिबल कहलाता है। और वस्तुओं की आकृति के अनुदिश परिवर्तन होने पर आवश्यक प्रतिबल स्पर्श रेखीय या अपरूपण प्रतिबल कहलाता है। समझ आया? किसी वस्तु के लंबाई के अनुदिश परिवर्तन होने पर आवश्यक प्रतिबल कौन सा प्रतिबल कहलाता है? और वस्तुओं के आयतन के अनुदिश परिवर्तन होने पर आवश्यक प्रतिबल, और वस्तुओं के आकृति में परिवर्तन होने पर आवश्यक प्रतिबल। प्यारे साथियों, अनुदैर्ध्य प्रतिबल का सूत्र होता है यह अपान से। यह मतलब जो तार पर बल लगा हो mg, और ए मतलब तार का क्षेत्रफल। मानिए 2 सूत्र से अनुदैर्ध्य प्रतिबल व्यक्त होता है। और आयतन के अनुदिश जब प्रतिबल होता है तो उसे अविलंब प्रतिबल या दाब कहते हैं। और इसका सूत्र HdG, P बराबर HdG लगाया जाता है। आगे पाठ में पढ़ाएंगे। द्रव द्वारा आरोपित दाब P बराबर HdG होता है। स्पर्श रेखीय या अपरूपक प्रतिबल F/K होता है। तीनों प्रतिबल समझ गए। एक चाचा थे हुक, उन्होंने एक नियम दिया जिसे हुक का नियम कहते हैं। और ये नियम फालतू इन्होंने दे दिया, हम लोग भी इसको जान रहे हैं। उदय दिखाएं? जैसे कोई ये तार हो, तार को थोड़ा सा खींच दो, 1 सेंटीमीटर खींचो ताकत लगा के, छोड़ दो, पहले जैसा हो जाएगा कि नहीं? तो इस तार के अंदर कोई बल पैदा हुआ, जिसने इसको पहले जैसा कर दिया, माने आंतरिक प्रतिक्रिया बल या प्रतिबल उत्पन्न हुआ जो इसको पहले जैसा कर दिया। तार आपने कितना खींचा था? 1 सेंटीमीटर। तो थोड़े बल से ये पहले जैसा हो गया होगा, माने थोड़े प्रतिबल की आवश्यकता हुई होगी 2-3 न्यूटन की। लेकिन आप तार को 4 सेमी लंबा खींच दो, ज्यादा खींच दो, तो जब बल हटाओगे तो इसको पहले जैसा होने के लिए ज्यादा बल की आवश्यकता होगी, कम? ज्यादा। परिवर्तन थोड़े करे रहा तो का समाप्त करे बिना कम बल चाहिए, परिवर्तन ज्यादा करे रहा तो का समाप्त करे बिना। माने जो प्रतिबल है के पे डिपेंड करता बा आकार परिवर्तन। कम आकार बदलत बा तो का खत्म करे बिना कम बल चाहिए। थोड़े खींचे यही तो थोड़े बल से खत्म हो जाए परिवर्तन, ज्यादा खींचे यही ज्यादा बल लगावे पड़े खत्म करे बिना। तो आकार परिवर्तन खत्म के करता प्रतिबल, और जौन आकार परिवर्तन हो तो का विकृति। प्रतिबल के पे डिपेंड करता बा,
कम विकृति है तो प्रतिबल क्या चाहिए, कम। ज्यादा विकृति है तो लघु विकृतियों की सीमा के भीतर, एक छोटा शब्द हर परिभाषा में लगाएंगे, लघु विकृतियों की सीमा के भीतर, माने परिवर्तन हमेशा कम रखेगा। ज्यादा कह दे तार और टूट जाएंगे, तभी सब फिर नियम न लागे। तो यहाँ देखो, लघु विकृतियों की सीमा के भीतर प्रतिबल सदैव विकृति के समानुपाती होता है। यही है हुक का नियम। याद हो गया कि नहीं? मैंने बता दो ना, याद हुआ हो तो क्या बताए? सीधा सीधा प्रतिबल प्रोपोर्शनल विकृति, यही तो नियम है। लघु विकृतियों की सीमा के भीतर प्रतिबल सदैव विकृति के, प्रतिबल का मान विकृति बढ़ाने पर बढ़ता है और प्रतिबल का मान विकृति घटाने पर घटता है। तो प्रतिबल सदैव विकृति के, प्यारे बच्चों, समानुपाती से घटाते हो तो बराबर और एक नियतांक यूज होता है, उसे ई से यहाँ लिखा गया है। तो प्रतिबल बराबर क्या हो गया, ई गुणे विकृति हो गया। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर प्रतिबल बटे विकृति। और बच्चों ई का मतलब इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट, प्रत्यास्थता गुणांक, क्या? और इसकी परिभाषा आप बना रहे हैं। कोई बोलेगा नहीं नीचा, प्रत्यास्थता गुणांक परिभाषा बोलो। गुड, लेकिन थोड़ा सा और दिमाग लगाना चाहिए साथ को। हर परिभाषा में एक शब्द जोड़ देना है। लघु विकृतियों की सीमा के भीतर प्रतिबल एवं विकृति का अनुपात प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। इसको के लघु विकृतियों की सीमा के भीतर प्रतिबल एवं विकृति का अनुपात प्रत्यास्थता, याद हो गया? कै प्रतिबल है, कै विकृति है? तीन, मेन तीन ही है ना, हम बताए थे। तो फिर प्रत्यास्था गुणांक भी 3 ही होगा। चलो मजा ले, मजा ले। यहाँ पर ये कौन सा प्रतिबल है? तो इसके साथ जोड़ा लगा दो अनुदैर्घ्य विकृति का। चलो बोलिए, अनुदैर्घ्य प्रतिबल और अनुदैर्घ्य विकृति का अनुपात यंग प्रत्यास्था गुणांक। फिर दूसरा वाला ले लो, अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति का अनुपात आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक। तीसरा वाला ले लो, स्पर्श रेखी प्रतिबल और स्पर्श रेखी विकृति का अनुपात दीर्घता। देखो कल बताए थे कि प्रत्यास्था गुणांक भी कई प्रकार का है। पहले का नाम है यंग प्रत्यास्था, वाई से लिखा जाता है, और दूसरे का नाम है आयतनात्मक इसको बी से लिखते हैं, और तीसरा है दीर्घता गुणांक, इसे ईटा से व्यक्त करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने हुक का नियम पढ़ा, निखिल यादव, लघु विकृतियों की सीमा के भीतर प्रतिबल सदैव विकृति के, ये हुक का नियम है। अर्थ दिया, प्रतिबल प्रोपोर्शनल विकृति मलिक्षित प्रतिबल बराबर ई हुए विकृति। तो ई बराबर प्रतिबल बटे विकृति। तो परिभाषा यहाँ बनी, लघु विकृतियों की सीमा के भीतर प्रतिबल और विकृति का अनुपात प्रत्यास्थता गुणांक है। क्या प्रकार की है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक से क्या समझते हो? लघु विकृतियों की सीमा के भीतर अनुदैर्घ्य प्रतिबल अनुदैर्घ्य विकृति का अनुपात यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। लघु विकृतियों की सीमा के भीतर
लघु विकृतियों की सीमा के प्रतिबल अपरूपण विकृति का अनुपात इधर क्लियर। परिभाषाएं मजा आ रही पढ़ने में। ऐसा सेटअप किए हैं कि एक से सब बन जाए, तो ऐसा बनाए भी है परिभाषा एडजस्ट करके। अभिनव विश्वकर्मा यहाँ देखो बेटा, जैसे अगर ये छत है, सभी लोग ध्यान दो, ये क्या है काजल, और इस छत से हमने एक तार लटका दिया यल लंबाई का। कितने लंबाई का तार है ये? और तार से गौर से देखो एक पिंड लटकाए हैं यम द्रव्यमान का। जब तार से कोई पिंड लटकेगा तो तार नीचे बढ़ जाएगा। तार की लंबाई में परिवर्तन, तार की लंबाई में बढ़ोतरी हो गई। ये यहां से यहां तक स्मॉल एल। चित्र सभी बच्चे ध्यान दें। तार कितना लंबा लिए है, कितना लंबाई का पिंड लटका है, कितना तार बढ़ गया, किसमें परिवर्तन हो रहा है, कौन सी विकृति होगी, अनुदैर्ध्य। चलिए इधर देखिए, अनुदैर्ध्य विकृति स्मॉल एल बचे क्या। आप नाम कुछ भी ले सकते हो, या डेल्टा कुछ भी मान लो, ये अनुदैर्ध्य विकृति हुई। अभी और क्या निकाले, इस विकृति को समाप्त करने वाला प्रतिबल अनुदैर्ध्य प्रतिबल होगा एफ अपान ए। एफ माने भार इनके नीचे काम करता है, और ए तार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। यहाँ लंबाई के अंदर परिवर्तन हो रहा है निशा रानी। अनुदैर्ध्य प्रतिबल है, अनुदैर्ध्य विकृति है, तो प्रत्यास्था कौन होगी, यंग प्रत्यास्था। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक वायु बराबर सूत्र होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे। तो ऊपर अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या है, mg बटा विकृति कितना है, तो y बराबर नीचे क्या ऊपर गया mg और ऊपर वाला पाई आ गया। ये किसका सूत्र आ गया, ठीक है, गंभीर के गौतम। अब बच्चों, अगर V आयतन की वस्तु हो और उस पर दाब लगाने पर या बल लगाने पर उसके आयतन में परिवर्तन डेल्टा हो, यहाँ कौन सी विकृति होगी, आयतन विकृति का सूत्र क्या होगा, आयतन विकृति डेल्टा V बटा E, और यहाँ प्रतिबल P होता है। तो आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक अभिलंब प्रतिबल P बटे आयतन विकृति, यही तो होता है। तो B बराबर P बटा, इट्स ओके। डेल्टा गुणांक लघु विकृतियों की सीमा के भीतर स्पर्शरेखी प्रतिबल और स्पर्शरेखी विकृति का अनुपात डेल्टा गुणांक। प्यारे बच्चों, स्पर्शरेखी प्रतिबल क्या है, विकृति कितनी है, तो ये क्या आ गया, कोई डाउट किसी को। आपने देखा कि छोटी छोटी परिभाषाएं भले हैं लेकिन मजेदार हैं, पढ़ने में भी मजा आ रही है, आप सब बना भी ले रहे हो, बता भी ले रहे हो, ठीक है ना। ऐसे ही ध्यान देते रहिए। एक छोटी सी परिभाषा बीच में बता दे रहा हूं, संपीड्यता कंप्रेसिबिलिटी। और परिभाषा बनाने के बजाय इसका मैं सूत्र बता दूं तो आप परिभाषा बना दो। संपीड्यता बराबर 1/b, संपीड्यता बराबर B क्या है, यहाँ 1/, हो गया माने उल्टा हो गया। परिभाषा बोलेंगे, आयतनात्मक प्रकाशता गुणांक का व्युत्क्रम
संवेद्यता कहलाती है। आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक का विक्रम। ओके, 1 आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बराबर संवेद्यता। अब यहां पर बेटा ध्यान दीजिए जरा, जैसे स्प्रिंग हो या रबर हो, क्या क्या स्प्रिंग या रबर ले लिया जाए, बल लगाया जाए तो उनकी आकृति आकार में क्या हो जाएगा, हटा दें पहले जैसी हो जाती है। मतलब इन वस्तुओं का एक स्पेशल क्वालिटी, स्पेशल गुण है क्या, कि ये विरूपक बल द्वारा हुए परिवर्तन का विरोध करती है और विरूपक बल हटा लेने पर, विरूपक बल के अभाव में प्रारंभिक अवस्था में फिर से लौट आती है। इसी प्रॉपर्टी, इसी क्वालिटी को प्रत्यास्थता कहा जाता है। चलो फिर से, वस्तुओं के पदार्थ का वह गुण, कोई भी वस्तु हो उसके पदार्थ में कोई गुण हो जिससे वस्तुएं विरूपक बल द्वारा हुए परिवर्तन का विरोध करें और विरूपक बल हटा लेने पर अपनी प्रारंभिक आकृति आकार में पुनः आ जाए, उसे क्या कहते हैं। चैप्टर का नाम था प्रत्यास्थता ना, बाद में चर्चा की पुरानी की। तो वस्तुओं के पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वे विरूपक बल द्वारा हुए परिवर्तन का विरोध करें और विरूपक बल को हटा लेने पर अपनी प्रारंभिक अवस्था में पुनः लौटाएं, प्रत्यास्थता कहलाती है। ठीक है, यही पर 2 छोटी छोटी परिभाषाएं। प्रत्यास्थ वस्तुएं, ऐसी समस्त वस्तुएं जो प्रत्यास्थता का गुण प्रदर्शित करें, माने ऐसी समस्त वस्तुएं जिन पर विरूपक बल हटा लेने पर विरूपक बल द्वारा हुए परिवर्तन का विरोध हो और वो पहले जैसी हो जाए, वही क्या होती है, प्रत्यास्थ वस्तु। शॉर्टकट में परिभाषा काजल छोटी कैसे बोल देंगे, जिन वस्तुओं में प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहे वही वस्तु प्रत्यास्थ वस्तु कहलाती हैं। जैसे भी बताया रबर, स्प्रिंग, ये सब प्रत्यास्थ वस्तुएं हैं क्योंकि इनमें प्रत्यास्थता गुण है। अप्रत्यास्थ वस्तु कैसे, प्लास्टिक, नॉन इलास्टिक, नॉन इलास्टिक। तो अप्रत्यास्थ वस्तुओं को सुघट्य वस्तुएं भी कहा जाता है, माने प्लास्टिक बॉडी भी कहा जाता है। तो ऐसी समस्त वस्तुएं जिन पर विरूपक बल के कारण परिवर्तन प्राप्त हो, लेकिन विरूपक बल हटा लेने पर जिनकी आकृति आकार हमेशा के लिए बदल जाए, माने जिनकी आकृति आकार परिवर्तन का विरोध ना हो, वही वस्तुएं क्या कहलाती हैं, अप्रत्यास्थ। शॉर्टकट कैसे बोलेंगे अनस, जिन वस्तुओं में प्रत्यास्थता गुण न पाया जाए अप्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती हैं। शॉर्टकट हो गया ना। फिर यहीं पर एक और शब्द है, पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं। क्या, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, ऐसी समस्त वस्तुएं जिन पर विरूपक बल लगाने पर आकृति आकार में परिवर्तन हो, लेकिन विरूपक बल हटा लेने पर जो अपनी प्रारंभिक अवस्था में पूर्ण रूप से लौट आए, जैसे पहले नहीं एकदम हूबहू वैसे फिर हो जाए, वे वस्तुएं पूर्ण प्रत्यास्थ या परफेक्टली इलास्टिक कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पे दुनिया में 2 वस्तुओं को परफेक्टली इलास्टिक एक वस्तु को माना गया है, क्योंकि हर वस्तु में जब विरूपक बल लगाते हैं तो थोड़ा बहुत आकार परिवर्तन बने रह जाता है, माने कोई भी वस्तु पूर्णतया प्रत्यास्थ नहीं है। क्वार्ट्ज या स्टील को हम पूर्णतया प्रत्यास्थ समझते हैं। क्वार्ट्ज क्या है, जो पहले कांच वाली बोतल आती थी, तो कांच की बोतल के ढक्कन के अंदर एक सफेद सफेद वाफर टाइप का लगा रहता है, वही है क्वार्ट्ज। ठीक है, तो उसे हम जो है पूर्ण प्रत्यास्थ समझते हैं। इसका उल्टा अभिनव बता लोगे ना, पूर्ण सुघट्य या पूर्ण अप्रत्यास्थ वस्तुएं, ऐसी समस्त वस्तुएं जिन पर विरूपक बल लगाने से जो सदैव के लिए, हमेशा के लिए आकृति आकार में परिवर्तित हो जाएं, जिन पर विरूपक बल हटा लेने से आकृति आकार परिवर्तन न समाप्त हो, वही क्या कहलाती है, पूर्ण सुघट्य या पूर्ण अप्रत्यास्थ वस्तु। समझ रहे हो ना? ऐसी समस्त वस्तुएं जिन पर विरूपक बल लगाने से आकृति आकार हमेशा के लिए, सदैव के लिए बदल जाए, वही वस्तुएं पूर्ण सुघट्य या पूर्ण अप्रत्यास्थ कहलाती है। उदाहरण तौर पर 2 वस्तुएं इनमें भी हैं, गीली मिट्टी
मिट्टी साने रहा, अंगुरी कह जाए इधर पहुंचे दे तो उधर पहुंचा रहे कि फिर से सही हो जाएगी। वैसे गूथा आटा, आटा गूथे रहो, चाहे जिधर दबा दो, बल लगा दो, उधर पचका फूला रहेगा। बल हटाओ गया तो सही ना हो, अच्छा हमेशा यही बदल जाता है। ठीक है, तो गूथा आटा, गीली मिट्टी, पूर्ण अप्रत्यास्थ वस्तु में है। नहीं राहुल बेटा, कहीं कोई दिक्कत? स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ होता है, क्यों नहीं? सिद्ध करो। कहेगा सिद्ध करो। स्टील की प्रत्यास्थता रबर से अधिक होती है। स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ होगा। तो सिद्ध करके दिखाते हैं। देखो बच्चों, बड़ा ही मैथमेटिकल तरीके से मान ले रहे हैं, दो तार हैं अपने पास, एक स्टील का है, एक रबर का। दोनों तार समान लंबाई के हैं। यह लंबाई का तार स्टील का भी है, यह लंबाई का रबर का है। दोनों की त्रिज्याएं समान समान है। स्टील के तार की लंबाई भी त्रिज्या स्मॉल आर है, रबर के तार की भी त्रिज्या स्मॉल आर है। देखो जरा काजल, ये एक तार सबको दिखा PQ, और ये एक तार सबको दिखा MN। सभी साथ से ध्यान दें कि ये जो तार दोनों दिख रहे हैं बराबर लंबाई और बराबर मोटाई के हैं कि नहीं? अगर इसकी लंबाई L है, इसकी भी लंबाई L है, इसकी त्रिज्या R है, इसकी भी त्रिज्या R है। ये बेटा मान लेते हैं स्टील का तार है और ये दोनों से बराबर वजन भी लगा है, लटका है। स्टील वाले तार से गौर से देखो, एम द्रव्यमान का पिंड लटका है। इसका भार किधर काम किया? इसकी लंबाई में कुछ परिवर्तन होगा। नहीं कोई दिक्कत? ये लंबाई में बढ़ोतरी मान लेते हैं स्टील वाले तार की LS, उतना ही पिंड रबर के तार से लगता है। निश्चित का वर्णन न कर दे, माना यह लंबाई वाले रबर व स्टील के तार हैं। यह लंबाई वाले रबर और जिनकी त्रिज्याएं स्मॉल आर। तारों की त्रिज्या क्या है? इन तारों के पदार्थों का यंग प्रत्यास्थता गुणांक, स्टील का और रबर का यंग प्रत्यास्थता गुणांक, स्टील का YS और रबर का, स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक YS और रबर का। दोनों तारों समान द्रव्यमान लगता है क्या? दोनों तारों से समान द्रव्यमान यम का पिंड लटकाने पर सब कुछ बराबर है, लेकिन जब अलग अलग समान द्रव्यमान पिंड लटकाओगे तो ये अलग अलग इनकी लंबाई बढ़ेगी। आप जान रहे हो कि रबर का तार फ्लेक्सिबल होता है, ज्यादा फैलेगा, स्टील का तार कम फ्लेक्सिबल होता है, कम फैलेगा। सब चीज देखो एल YS YR इस्तेमाल, लेकिन यही बदल जाएगा लटकाने पर इनकी लंबाइयों में परिवर्तन। बताइए क्या होगा?
एलएस और एक की लंबाई परिवर्तन एलएस और एक की लंबाई परिवर्तन। ये हिमांशु फ्लेक्सिबल है, ज्यादा लंबाई परिवर्तन हो जाएगा, ये यहां तक बढ़ जाएगा। यहाँ ये इसकी लंबाई का परिवर्तन है एल आर। एल एस इतना है, एल आर इतना है, दिख रहा है, समझ आया। इसलिए स्टील के तार, यहां तक समझ में आ गया सबको। इस चित्र का वर्णन है तार का यंग प्रत्यास्थता गुणांक। अब ये कुछ देर पहले यंग प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र डिराइव किए थे, वाई बराबर एम जी एल बटा पाई आर स्क्वायर। तो वही लिखे एम जी एल बटा पाई आर स्क्वायर एल एस, यही है रबर के तार हेतु। वाई आर एम जी एल बटा कैसे समीकरण बन गए? इतना समझ में आया? भाग दे दो। समीकरण एक समीकरण एक को दो से भाग दे दे। वाई एस बटे वाई आर एम जी एल बटे पाई आर स्क्वायर एल एस, और यहाँ एम जी एल बटे कोई डाउट? मान रखते समीकरण एक और दो का करें इस करना। जी सर। पाई आर स्क्वायर एम जी एल सब कट गया। वाई एस बटे वाई आर नीचे का ऊपर गया। चित्र देखो कौन बड़ा है, एल आर के एल एस। चूंकि रबर के तार में लंबाई में वृद्धि स्टील के तार की अपेक्षा ज्यादा होती है। रबर फ्लेक्सिबल होता है, ज्यादा फलता है। एल आर एक बड़ा है एल एस, दोनों तरफ एल एस से भाग दे दो। किससे भाग? तो ये हो जाएगा एल आर बटे एल एस ग्रेटर एल एस एल एस। समीकरण 3 से मान रखें एल आर बटे एल एस का मान क्या है, देख बताओ। तो यहां इसको हटा क्या लिखेंगे? ग्रेटर देन तिरछा गुणा वाई एस तिरछा गुणा वाई आर एक वाई आर क्या आ गया? स्टील के तार की प्रत्यास्थता गुणांक रबर के तार की प्रत्यास्थता गुणांक से अधिक है। आ गया कि नहीं? डेरिवेशन आ गया ना। स्टील के तार का जो है प्रत्यास्थता गुणांक रबर के तार के प्रत्यास्थता गुणांक से कोई डाउट? समझ आ गया? वाई एस इज ग्रेटर देन वाई आर। कोई प्रॉब्लम बेटा? दो छोटे छोटे डेरिवेशन के साथ साथ चैप्टर समाप्त हो रहा है। यही चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है और एक चैप्टर ध्रुव प्रवाह लेंदी है। फिर थोड़ा सा कंपटीशन के दृष्टिकोण से पढ़ाने लगते हैं और कुछ चीजें जो टीचर को एवॉइड करके चलना चाहिए, तेज पढ़ाना चाहिए, वो सब भी हम डीप में पढ़ाने लगते हैं, इसलिए समय लगता है। मेरा उद्देश्य रहता है कि आप 11th एक अच्छा ना पास करो, बल्कि इसके साथ साथ आप जो है आगे कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी पढ़े रहो, इस पर्पज से पढ़ाते हैं। तो देखिए जरा बेटा, एक बड़ी मजेदार हेडिंग है, दो क्लैंपों के मध्य कसे तार को ठंडा करने पर, ठंडा करने पर उत्पन्न बल। दो क्लैंपों के मध्य कसे तार को ठंडा करने पर उत्पन्न बल। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बोर्ड पर ध्यान लगाइए, कहीं और ध्यान लगाने की बजाय।
तो फातिमा जी, दो क्लैंपों के मध्य कसे तार को ठंडा करने पर उत्पन्न बल। सबसे पहली चीज, क्लैंप का मतलब खूंटी से है। दो क्लैंप या पिन जहां गाड़ दो, जैसे ये क्लैंप है दोनों, ठीक है। तो क्लैंप का मतलब खूंटी से है। तो यहाँ बेटा एक क्लैंप, ये मान लो यहाँ पर है ऐसे एक खूंटी पिन, और इससे एक तार बंधा हुआ है। दूसरा क्लैंप यहाँ पे है, क्यों? चित्र दिखाई दिया? दो क्लैंप है, दोनों क्लैंपों के मध्य क्या बंधा हुआ है? कोई एक तार। तो यहाँ रोज आओगे तभी समझ आएगा, और रोज पढ़ोगे तभी आएगा। माना, और आप लोग बेटा जैसे ना आया करो, ये संयोग की बात है कि इधर भी 2-3 दिनों से वीडियोज बना दे रहे हैं। तो जो लोग कल नहीं आए थे या जो आए थे, वो सब कल पूरे चैप्टर की 2 घंटे की वीडियो बनी हुई है, देख लोगे तो घर पे रिवाइज हो जाएगा, शायद कुछ मदद मिल जाए। पूरा पाठ खत्म है ये। माना दो क्लैंप P व Q, चित्र दिखाई दे रहा है, के मध्य एक L लंबाई का, अब लो बेटा कोई दिक्कत, तार PQ बंधा है। ये पूरा तार कितने लंबाई का है? तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक मान ले रहे हैं युवराज Y है। तार के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा है। तार को डेल्टा T डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है। जब तार को गर्म करते हैं तो तार क्या होगा? तार की लंबाई क्या होगी? वृद्धि। गर्म करो तार बढ़ेगा, फैलेगा, उल्टा। ठंडा करो तो तार क्या होगा? सिकुड़ेगा, लंबाई में परिवर्तन होगा, माने लंबाई कम हो जाएगी। ठंडा करने पर तार की लंबाई में कमी स्मॉल l है। तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है। देखो सारी चीजें मान ली है, बहुत ही मजेदार डेरिवेशन है, छोटा सा डेरिवेशन है। अभी भी कल भी हम लोग एक डेरिवेशन किए थे। कोई एक तार है, प्यारे बच्चों, कितने लंबाई का है? या लंबाई का कोई तार है, उस तार का क्षेत्रफल कितना कल्पना कर ली? A। तार के यंग प्रत्यास्थता गुणांक कितना मान ली? हमें जो है 9th की क्लास में पढ़ाया गया था ऊष्मीय प्रसार। यहाँ मैं याद करा रहा हूँ, काजल बेटा राजना को बोल देना कि समझ ले। और जब जो है लेसन 14-15 पढ़ाऊंगा तो उसमें पढ़ाऊंगा, तो उसमें ये चीज पढ़ाऊंगा जो आपने 9th में पढ़ा हुआ है, ऊष्मीय प्रसार। 9th में पढ़ा है, याद नहीं होगा, आपको याद करा रहा हूँ। किसी वस्तु को ऊष्मा दीजिए, गर्म करिए, और वो वस्तु फैल जाए या बढ़ जाए तो उसे ही ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। ऊष्मा पाकर वस्तुओं का फैल जाना या बढ़ जाना ऊष्मीय प्रसार कहलाता है। ऊष्मा पाकर वस्तुओं का फैल जाना या बढ़ जाना ऊष्मीय प्रसार कहलाता है। और अगर किसी वस्तु को ऊष्मा देने पर उसके लंबाई के अनुदित परिवर्तन हो, बढ़े या घटे, तो वहां रेखीय प्रसार होता है। और अगर ऊष्मा देने से वस्तुओं के क्षेत्रफल में परिवर्तन हो, क्षेत्रफल में प्रसार हो, तो उसे क्षेत्रफली प्रसार या क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। और ऊष्मा देने से वस्तुओं का आयतन बढ़े या घटे तो उसे आयतन प्रसार। और आप जो है 9th की क्लास में 3 गुणांक पढ़े होंगे, याद करा रहा हूं।
रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक, अल्फा बीटा गामा। और यहाँ 11th में लेसन 14-15 में पढ़ाऊंगा। अल्फा यहाँ पर देखिए जरा, रेखीय प्रसार गुणांक, गौर से देखिए, अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा। अल्फा का मतलब है लंबाई में परिवर्तन, डेल्टा बटे प्रारंभिक लंबाई इनटू ताप परिवर्तन, डेल्टा की लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई गुणे ताप परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई गुणे ताप परिवर्तन। ये क्या होता है? रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा। और बेटा अभिनव याद कर लो अगर नहीं पढ़ी हो तो, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक जब निकालना रहता है तो यहाँ डेल्टा ए लिख देते हैं, क्षेत्रफल का परिवर्तन बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणे ताप परिवर्तन। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा बराबर डेल्टा ए बटा ए डेल्टा टी। आयतन प्रसार गुणांक गामा बराबर डेल्टा बी बटा बी डेल्टा टी। ये 9th के सूत्र है, इन्हें आप ऐसे पढ़े हुए हैं। ये जो डेरिवेशन कराने जा रहे हैं, ये डेरिवेशन कभी एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन सवाल लगाने में काम देता है, तो इसीलिए डेरिवेशन करा रहा हूँ। ये तीनों चीजें 9th में पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ तो समझ में आ गया। रेखीय प्रसार गुणांक बराबर ऊपर लंबाई परिवर्तन, ओरिजिनल लंबाई गुणे ताप परिवर्तन। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्षेत्रफल परिवर्तन, ओरिजिनल क्षेत्रफल गुणे ताप परिवर्तन। आयतन प्रसार गुणांक आयतन परिवर्तन, ओरिजिनल आयतन, ताप परिवर्तन। यही तो फार्मूले हैं। तो आगे आदित्य नामक तिवारी, अब इतनी बात समझ गए हमारे। एक बार फिर से चित्र का वर्णन आदित्य के सामने। माना L लंबाई का एक तार है, दो क्लैंप P और Q के बीच क्या है? बंधा हुआ है ना? बंधा और उस तार का क्षेत्रफल कितना मान लिए? A और क्षेत्रफल A, और तार का रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा, यंग प्रत्यास्था गुणांक। दोनों क्लैंपों के बीच अगर तार को गर्म करेंगे तो तार फैलेगा, और तार को ठंडा करेंगे तो तार हेडिंग में ठंडा करना है ना। तो यहाँ पर देखो जरा, मान ले रहे हैं दो क्लैंप P और के मध्य एक L लंबाई का तार PQ बंधा हुआ है आरती के दो हाथ से। फिर उसके बाद तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या है? और इसका रेखीय प्रसार गुणांक। तार को कितना तक ठंडा किए? इसमें तार की लंबाई में कमी कितना आ गई? और तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। लंबाई कितनी है ओरिजिनल? लंबाई में कमी कितना हुई? कौन सी विकृति होगी यहाँ? अनुदैर्घ्य है ना। लंबाई परिवर्तन होने पर अनुदैर्घ्य विकृति का बताए थे। तार में अनुदैर्घ्य विकृति स्मॉल एल अपान, कोई दिक्कत? चूंकि रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा बराबर लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई गुणे ताप परिवर्तन, यही होता है। डेल्टा टी से तिरछा गुणा कर दो, अल्फा इंटू डेल्टा टी बराबर एल बटे, हुआ कि नहीं? और अब इस एल बटे एल की जगह क्या लिख सकते हैं? यल बटा यल था, उसका मान क्या आया? कोई दिक्कत? क्या दिया हुआ? यंग प्रत्यास्था गुणांक। तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर क्या होता है? गुड, अनुदैर्घ्य प्रतिबल बटे अनुदैर्घ्य तिरछा गुणा करते हैं। अनुदैर्घ्य प्रतिबल यंग प्रत्यास्थता गुणांक गुणे अनुदैर्घ्य, कर्म किस करना? यंग प्रत्यास्था गुणांक मलिक छुआई होता है, और अनुदैर्घ्य विकृति आई हुई है। प्रतिबल का सूत्र क्या होता है? गधे
तिरछा गुणा कर दो, ए ऊपर आ गया, वाई ए अल्फा। इतना समझ में आया कि नहीं? इतना कठिन तो नहीं है, डेरिवेशन हो गया, बल ही तो निकालना था मेरे। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। बच्चों जैसे कोई तार हो, तार से कोई पिंड लटका हो, तार बढ़ जाएगा ना, माने तार की लंबाई में परिवर्तन करना पड़ा कि नहीं? और आपने बल लगाया तभी उसकी लंबाई परिवर्तन हुआ। बल लगाकर आपने उसको विस्थापित कर दिया। बल लगाकर वस्तुओं को बल की दिशा में विस्थापित करना कार्य कहलाता है। माने आपने तार पर बल लगाया और तार की लंबाई में परिवर्तन हुआ, और तार की लंबाई में जो परिवर्तन हुआ बल के कारण हुआ, इसलिए बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन माने कार्य, मतलब आपने तार पर कार्य किया, और जो भी कार्य आपने तार पे किया है वही उसकी जो है ऊर्जा के रूप में संचित होता है या मिलता है। आप जानते भी हो कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। तो तार पर किया गया कार्य तार की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है या संचित होता है। बात समझ में आई बेटा? किसी तार पर बल लगाकर उसकी लंबाई में परिवर्तन करना, अर्थात तार पर कार्य किया गया, और तार पर किया गया कार्य तार की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। अब अगर हम सारी चीजें मान लें, माना अपने पास L लंबाई व A क्षेत्रफल वाला एक तार है, ऐसे एक जनाधार है और यहां से तार बंधा है। कितनी लंबाई है बेटा? और तार से यम द्रव्यमान का पिंड लटकाओगे तो इसका भार अगर F से लिखा जाए नीचे काम करेगा, और इसकी लंबाई में क्या हो जाएगा? परिवर्तन। लंबाई इसकी कुछ बढ़ जाएगी। रियल में लंबाई कितना बढ़ेगी? स्मॉल एल। ठीक है, मान लिए हैं। तो चित्र देखिए सभी लोग, माना यह लंबाई वाला A क्षेत्रफल वाला एक तार है। तार का ऊपरी सिरा कैसे है? देखो स्थिर है। तार के दूसरे सिरे से यम द्रव्यमान का पिंड लटकाए जाने पर यम द्रव्यमान का पिंड अगर लटकाया जाए, तार से यम द्रव्यमान का पिंड यदि लटकाते हैं तो तार की लंबाई में परिवर्तन स्मॉल एल है। तार पर बल लगाए और तार को विस्थापित कर दे, उसकी लंबाई बढ़ा दिए। इस प्रकार तार पर बल F लगाकर तार की लंबाई में परिवर्तन dx हो तो कितना परिवर्तन हो? अल्प परिवर्तन। तार पर कृत कार्य, जब अल्प परिवर्तन होगा तो अल्प कार्य भी होगा। डी लगा दिए, डी डब्ल्यू माने अल्प कार्य। बल गुणे बल की दिशा में कोई दिक्कत बोल दो। हाँ सर, समझ आया? कितना विस्थापन हुआ? ठीक है, डी डब्ल्यू बराबर। अब हमको जो है तार की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा बतानी है कि तार पर कितना ऊर्जा लगी है, कितना ऊर्जा हुई। इधर क्लियर आता है? तार पर या तार में निहित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा
तार में निहित प्रत्यास्थ U बराबर तार की संपूर्ण लंबाई पर कृत कार्य W। तार की संपूर्ण लंबाई पर कृत कार्य, यहां तक समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत? और आगे देखो, W का मतलब है कि जो इस तरह से अल्प कार्य किए हो उनका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब, जब हम जो है गति के समीकरण पढ़ाए थे, समझाए थे कि अगर कहीं छोटा सा कार्य या छोटी चीज आई रहे, उसके सामने इंटीग्रेशन लगा दो तो इस तरह से जितनी चीजें हों सबका जोड़ माने टोटल। तो अगर थोड़ी लंबाई परिवर्तन करने के लिए थोड़ा कार्य करना हो, इंटीग्रेशन लगा दे तो संपूर्ण लंबाई के लिए किया गया कार्य आ जाएगा। इस दैट के लिए संपूर्ण लंबाई के लिए किया गया इंटीग्रेशन DW। यहां तक समझ में आया? इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? इधर क्लियर? तो अब यहां पर देखो, W बल गुणे बल की दिशा में, बल गुणे यही होगा। तो बल F विस्थापन dx, लेकिन यह लंबाई का ये एक चालक तार है, यम द्रव्यमान का पिंडक का है, इसकी लंबाई में परिवर्तन कितना हो गया इस मान लिया। ठीक है, अगर हम माने कि तार L x लंबाई का है और उसमें अल्प परिवर्तन dx हो रहा हो, तो उस तार पर उसकी लंबाई में परिवर्तन करने के लिए क्या किया जा रहा है? कार्य कितना हो रहा है? कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन F dx। इतना समझ में आया? अब तार की संपूर्ण लंबाई पर किया गया कार्य निकाले, तार की संपूर्ण लंबाई पर किया गया कार्य, तो ये जो अल्प कार्य आया है इसका क्या कर दें? इंटीग्रेशन। इस तरह जितने छोटे छोटे कार्य हैं सबको जोड़ दें, टोटल कार्य आ जाएगा। तो यहां देखो जरा, इसी को आप लिख सकते हैं 0 to L DW का मतलब F dx। आप जानते हो, यहां ध्यान दो, Y बराबर क्या होता है? प्रतिबल बटे होती है कि नहीं? तिरछा गुणा करो तो प्रतिबल बराबर बच्चों क्या होता है? सही बताना। Y गुणे पक्का पक्का Y गुणे विकृति होगी। प्रतिबल बराबर क्या होता है? प्रतिबल बराबर क्या होता है? प्रतिबल बराबर F अपाने होता है। और वहां जो है जरा देखिए, Y गुणे विकृति लंबाई में परिवर्तन। तार की लंबाई कितनी है? और परिवर्तन कितना मान रहे हैं? अल्प परिवर्तन के लिए अल्प कार्य है, परिवर्तन कितना मान रहे हैं? x। तिरछा गुणा करो, तिरछा गुणा F बराबर y a x y, किसका माना गया? धर दे यहां, U बराबर 0 to L F का मान y a बटा L इंटू x इंटू dx। कोई डाउट किसी को? कह दो नहीं सर, डाउट नहीं है। आगे देखो, y a बटा L बाहर कर दिए, x का समाकलन अभी भी बताया था आपने, ये भी समझ आ रहा है। अगली लाइन से यहां लिख दे रहे हैं, u बराबर बटा 2 पहले लिख दिए, हाफ y a बटा L, और x की जगह क्या लिख देंगे? ये क्या आ गया? तो दिक्कत देखा, आगे बढ़े और आगे देखें, हाफ y इंटू L अपान L, दिख रहा है कि नहीं? ये स्क्वायर है ना, और क्या बचा?
एल अपान एल, ये और ये ले लिए, ए इंटू एल बचा, नहीं बचा? देख लो, वाई अपान वाई लिखा रहने दिए, एल अपान एल लिख दिए, ए और एल जो बचा बाहर कर दिए, फिर इसको एल से गुणा एल से बाहर, तो दिक्कत क्या आ गया? हाफ वाई एल बचा तो क्या होता है? यहाँ भी एल बटा एल है, यहाँ भी एल बटा एल है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई क्या होगा? आयतन यार, यही फिर आ गया कि नहीं? यही फिर आ गया कि नहीं? है जो हाथ पर आ गया। और देखो, चूंकि y बराबर क्या होता है? होता है कि नहीं? तो धरो y देगा, ये ऊपर क्या है? यहाँ क्या है? स्क्वायर से अभी फिर वही आ गया, क्या आया? कोई दिक्कत बेटा? वही डेरिवेशन फिर आ गया कि नहीं? माने वैसे करो या ऐसे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा एक चीज और, इतना आने के बाद एक लाइन लिखा जाता है, तार के एकांक आयतन में प्रत्यास्थ स्थित ऊर्जा क्या? तुम्हारे आयतन एक कर देना है, तो ये दोनों सूत्र में ये और ये हटा देना है। माने लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख नहीं रहे, आप लिखना, तार के एकांक आयतन में निहित प्रकाश तो स्थितिज ऊर्जा U बराबर हाफ प्रतिबल गुणे विकिरण। क्या नहीं लिखेंगे? या हाफ वाई गुणे विकृति स्क्वायर। क्या नहीं लिखेंगे? क्यों? आयतन एक कह दिया। तो आप भी आणविक बल नियतांक, सभी बच्चे ध्यान देंगे, अंतरा प्रमाणविक बल नियतांक, इसको बताना चाहूंगा पहले ये क्या है, और इससे से रिलेटेड एक डेरिवेशन है, और जो थोड़ा सा टेक्निकल है। फिलहाल आपके कोर्स में डेरिवेशन नहीं है, लेकिन आप जान रहे हैं कि हम समझाएंगे। अंतरा प्रमाणविक बल नियतांक, और आज ये चैप्टर समाप्त भी हो जाएगा, और अगर ईश्वर साथ देगा तो कल दूसरा चैप्टर। तरल दाब एक ही दिन का पीरियड है, एक ही दिन में खत्म हो जाएगा, 1.5 घंटे में लिखा भी लेंगे, समझा भी लेंगे। तो यहाँ देखिए जरा, अंतरा प्रमाणविक बल नियतांक ऐसा है बच्चों, दुनिया की कोई भी वस्तु, चाहे क्षण हो, चाहे पदार्थ हो, चाहे हम आप हो, छोटे 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 असंख्य अणुओं से मिलकर बनी होती हैं। और अब यहाँ पर देखिए, जैसे ये कोई वस्तु है इस तरह से, ऐसे ये आयताकार वस्तु है, ये पूरी की पूरी वस्तु असंख्य छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बनी होगी। जैसे एक परमाणु ये, एक परमाणु ये, एक परमाणु ये, ऐसे असंख्य छोटे छोटे परमाणु से मिलकर ये जो है क्षण या ये वस्तु बनी होगी। हम थोड़ा परमाणुओं को दूर दूर दिखाए हैं, जबकि आप जानते हो, गतिजाणविक सिद्धांत पढ़े हो केमिस्ट्री में, कि ठोस ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अणु बहुत नज़दीक, बहुत निकट होते हैं। चित्र में समझा सके इसलिए हम आपको इन परमाणुओं को थोड़ा दूर दूर बना के दिखाए हैं। तो दुनिया का कोई भी पदार्थ या कोई भी वस्तु असंख्य छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बनी होती है, और किन्हीं दो परमाणुओं के बीच की दूरी अंतरा प्रमाणविक दूरी कहलाती है, और इसे R0 से लिखते हैं अंतरा प्रमाणविक दूरी, माने इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। ठीक है, दुनिया की प्रत्येक वस्तु गौतम गंभीर असंख्य छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बनी है। किन्हीं दो क्रमागत परमाणुओं के बीच की दूरी अंतरा परमाणविक दूरी कहलाती है, और किन्हीं दो परमाणुओं के बीच जो बल लगता है, उनको एक दूसरे को खींचे रहता है, उसे अंतरा परमाणविक बल कहते हैं।
माने हर अणु एक दूसरे को अपनी ओर खींचे रहते हैं। जिस बल से एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित किए रहते हैं वही है अंतरपरमाणु बल। और आप पढ़े हैं केमिस्ट्री में कि ठोस पदार्थों के बीच अंतरपरमाणु बल बहुत ज्यादा रहता है, द्रव के अणुओं के बीच अंतरपरमाणु बल का मान कम रहता है, गैस के अणुओं के बीच अंतरपरमाणु बल का मान बहुत कम होता है। तो यहाँ बेटा समझ में आ रहा है मेरी बात कि आप समझ गए कि किन्हीं दो परमाणुओं के बीच लगने वाला बल अंतरपरमाणुविक बल कहलाता है और किन्हीं दो परमाणुओं के बीच की दूरी अंतरपरमाणुविक दूरी कहलाती है। और जैसा कि आप समझ रहे हैं, हम अभी आपको बताए बेटा कि ये जो अंतरपरमाणुविक दूरी है, अगर हम इस वस्तु पर, ये जो वस्तु है, बाहर से विरूपक बल लगाएं, माने यहाँ पकड़ी अब यहाँ पकड़ी अब खींची, तो जब जो है किसी वस्तु पर हम बाहर से विरूपक बल लगाते हैं, माने वस्तु के आकार को बदलने का प्रयास करते हैं, तो जानते हो क्या होता है, ये जो अणुओं के बीच की अंतरपरमाणु दूरी है ये बढ़ने लगती है। अभी जैसे दो अणु 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, तो यहाँ भी एक, 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 मतलब कुल 10 सेंटीमीटर लंबी छड़ रहेगी। और अब अगर दो अणुओं के बीच बल लगा, दोनों अणु दूर दूर हो गए, पहले 1 सेमी रहे अब 2 सेमी पर हो गए, तो हर दो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ गई, इसलिए अब सारे अणुओं को रहने के लिए ज्यादा जगह चाहिए, माने बाहर से छड़ बड़ी दिखने लगेगी कि नहीं, यही होगा कि नहीं। तो जब किसी वस्तु या छड़ पर विरूपक बल लगाते हैं तो वस्तु या छड़ के परमाणुओं के मध्य की अंतरपरमाणुविक दूरी में परिवर्तन हो जाता है, अंतरपरमाणु दूरी में परिवर्तन हो जाता है। और अंतरपरमाणुविक दूरी में परिवर्तन पर डिपेंड करता है बल। ज्यादा बल लगाओगे तो निश्चित तौर पे अंतरपरमाणु दूरी ज्यादा फैलेगी, ज्यादा परिवर्तन होगा। कम बल लगाओगे तो अंतरपरमाणु दूरी में जो है परिवर्तन, अगर कम रखोगे तो अंतरपरमाणु दूरी में भी परिवर्तन कम होगा। उसका उल्टा, अगर आप विरूपक बल लगाए हो तो अंतरपरमाणु दूरी बढ़ गई है, विरूपक बल हटा लोगे तो वस्तु पहले जैसे होगी, और किस बल के कारण होगी, अंतरपरमाणु बल के कारण। ठीक है, तो अगर यहाँ पर दूरी में परिवर्तन कम हुआ रहेगा तो बल क्या चाहिए तब, और दूरी में परिवर्तन ज्यादा हुआ रहेगा तब, माने अंतरपरमाणुविक बल अंतरपरमाणु दूरी पर डिपेंड करता है, दूरी में परिवर्तन पर डिपेंड करता है। और यहाँ समानुपातिक चिन्ह हटता है तो के यूज होता है, के डेल्टा R0, के बराबर F बटा डेल्टा R0। और बेटा अगर डेल्टा R0 का मान जो है 1 कर दें तो के बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ के को अंतरपरमाणुविक बल नियतांक कहा जाता है। और अंतरपरमाणु बल नियतांक किसके बराबर हो गया, अंतरपरमाणुविक बल के बराबर। कब, जब अंतरपरमाणु दूरी में परिवर्तन एकांक हुआ। तो परिभाषा फातिमा जी आप तो जानकार थी, पहले बना सकती हैं। वस्तुओं या क्षण के अंतरपरमाणुविक दूरी में एकांक परिवर्तन किए जाने पर, वस्तुओं या क्षण के अंतरपरमाणुविक दूरी में एकांक परिवर्तन होने पर आवश्यक अंतरपरमाणु बल या अंतरपरमाणु बल का मान ही अंतरपरमाणु बल नियतांक कहलाता है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर, विमेय सूत्र M1L0T-2 होता है, याद रहेगा। तो आप समझ गए कि अंतरपरमाणु दूरी में अगर परिवर्तन होता है तो वो निर्भर करता है अंतरपरमाणुविक बल पर। F प्रोपोर्शनल डेल्टा R0, F बराबर के डेल्टा R0। ये याद भी किए रहो, अभी कुछ देर बाद पूछेंगे तो बताना। तो F बराबर क्या हो गया, के डेल्टा R0, याद रहेगा, के बराबर F बटा डेल्टा R0। और F बटा डेल्टा R0 का मतलब क्या हुआ, डेल्टा R0 अगर 1 कर दे तो के बराबर है। तो किसी वस्तु या क्षण के
अंतरा प्रमाणविक दूरी में एकांक परिवर्तन हेतु आवश्यक अंतरा प्रमाणविक बल अंतरा प्रमाणविक बल नियतांक कहलाता है। क्या मात्रक होगा इसका? न्यूटन प्रति मीटर। और विमीय सूत्र क्या होगा जी? m1L0 d-2। और आप सभी लोग समझ गए हैं। अब हम आपसे बेहतरीन स्टाइल में पूछेंगे, अंतरा परमाणु बल नियतांक किससे लिखा जाता है? और यंग मॉडुलस किससे लिखा जाता है? चलते हैं, में रिलेशन निकालेंगे। डेरिवेशन है, कठिन है, ठीक है। अब प्यारे साथियों, मान ले कोई एक क्षण है, यह लंबाई और ए क्षेत्रफल की, कोई दिक्कत? क्षण एल लंबाई और ए क्षेत्रफल की है, इस पर आपने बल लगाया, इसकी लंबाई में परिवर्तन स्मॉल एल हो गया, ऐसे मान लें, ठीक है। तो यहां देखो जरा, माना एल लंबाई व ए क्षेत्रफल, कोई दिक्कत गौतम गंभीर? कि एक क्षण या तार क्षण है जिस पर विरूपक बल के कारण अंतरा प्रमाणविक बल नियतांक के और यंग्स प्रत्यास्थता गुणांक में संबंध, अंतरा परमाणु बल नियतांक के और यंग प्रत्यास्थता गुणांक में संबंध समझा मस्त रहा था। थोड़ा सा एक बार सुन लीजिए। हमने आपको बताया कि मान लेते हैं एल लंबाई और ए क्षेत्रफल की एक जो है चालक क्षण है। कितना क्षेत्रफल है इसका? लंबाई कितनी है? और इसमें असंख्य छोटे छोटे परमाणु हैं और हर दो परमाणु r0 दूरी पर हैं इस क्षण में। तो देखो चित्र समझो जरा, यहाँ ए क्षेत्रफल और यह लंबाई की आपके सामने क्या रख दिए हैं, ऐसे एक क्षण है और क्षण कई छोटे छोटे किस्से मिलकर बनी है। और बच्चों मान लिए कि हर दो परमाणु के बीच की दूरी r0, इनके और इनके 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 बीच की दूरी r0। हर दो परमाणुओं के मध्य की अंतरा परमाणु दूरी r0। यहाँ भी r0, यहाँ भी r0, यहाँ भी r0, यहाँ भी r0, 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 ऐसे ही किन्हीं भी दो परमाणुओं के बीच की अंतरा परमाणु दूरी r0 मान लीजिए। कोई दिक्कत किसी को? अब इसको लिख भी दिए, माना यह लंबाई व ए क्षेत्रफल की एक क्षण है, सबको दिख रहा है लिखा हुआ, जिस पर विरूपक बल जब F लगाते हैं तो उसकी लंबाई में परिवर्तन स्मॉल एल हो जाता है। क्षण के प्रत्येक दो क्रमागत परमाणुओं के मध्य की दूरी r0 है। विरूपक बल लगाए जाने के कारण हर दो परमाणु के बीच की अंतर परमाणु दूरी में डेल्टा r0 परिवर्तन होता है और क्षण के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक y और अंतरा परमाणु बल नियतांक थे। तो देखो जरा, ये दोनों अणु r0 दूरी पर, ये भी दोनों अणु r0 दूरी पर, ये भी दोनों अणु r0 दूरी पर, ये भी दोनों अणु r0 दूरी पर है, ठीक है। जब विरूपक बल लगाए तो ये जो दूरी है बढ़ गई, डेल्टा r0 बढ़ गई, तो अब हर दो अणु के बीच की गैपिंग बढ़ गई, तो हर दो अणु थोड़ा ज्यादा खिसक गए। अब यहाँ अब दोनों अणुओं के बीच की दूरी r0 प्लस डेल्टा r0, हर जगह दो अणुओं के बीच की दूरी r0 प्लस डेल्टा r0, r0 प्लस डेल्टा r0, और इस तरह से पूरी वाली क्षण पहले के बजाय थोड़ा ज्यादा बड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब अणुओं को रहने के लिए अतिरिक्त ज्यादा जगह की आवश्यकता पड़ रही है। तो बच्चों, ये एल लंबाई की जो क्षण थी, अब हमको स्मॉल एल इसमें वृद्धि दिख रही है और ये चित्र आप सभी समझ रहे हो। मैं आपसे पूछ रहा था कि यहाँ जो क्षण है कंप्लीट क्षेत्रफल इसका कितना है? 1, और इस क्षेत्रफल में अणुओं की कई कड़ियाँ बनी हुई है। हम अगर जानना चाहें कि अणुओं की कितनी कड़ियाँ बनी हुई है, वही प्रोसेस अपना रहे थे कि जैसे कोई क्षण हो और उसमें अणुओं की जो कड़ियाँ हो वो 2-2 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में हो।
एक कड़ी का क्षेत्रफल कितना हो, दूसरी कड़ी क्षेत्रफल, और मान लो पूरी छड़ 20 वर्ग मीटर की हो तो कै कड़ी होंगी? एक कड़ी रहने के लिए 2 वर्ग मीटर जगह लेती है, टोटल जगह हमारे पास 20 है, तो इस तरह से 2-2 वर्ग मीटर कड़ियों वाली 2 दहम्मा 20 भाग दे देंगे एक कड़ी के क्षेत्रफल से, तो कुल 10 कड़ी आएंगे। एक कड़ी 2, 2 कड़ी 2 माने 4 हो गया, तो 10 कड़ी रख देंगे तो 10 दूनी 20 माने एक कड़ी के क्षेत्रफल से पूरे क्षेत्रफल को भाग दे दिया, पता लग गया कै कड़ियां हैं। ऐसे ही जब पूरी छड़ का क्षेत्रफल कितना है? ए, और एक कड़ी का क्षेत्रफल कितना है? r0² भुजाघाते 2, तो कुल कै कड़ी है कैसे पता लगे? a/r0²। कैसे मालूम? संपूर्ण क्षेत्रफल 20 को एक कड़ी का क्षेत्रफल 2 से भाग दिए, तो वैसे यहां भी कर रहे हैं। तो देखो अणुओं की एक कड़ी का क्षेत्रफल बराबर r0²। क्यों r0² किया गया बेटा? क्योंकि जो कड़ियां हैं वो आप देख रहे हो वर्गाकार आकृति का निर्माण कर रही हैं या वर्ग की आकृति में हैं। समझ आया? अब इसलिए ए क्षेत्रफल में कुल कड़ियां माने कुल कितनी कड़ियां हैं अणुओं की जान ही रहे हो, भाग दे देंगे। r0² क्षेत्रफल में एक कड़ी तो a में तो a/r0²। इतना कड़ी है, कितनी कड़ी है, और इतनी कड़ियों पर शामिलात बल कितना है टोटल? टोटल बल बिंदु पर कितना लगा है? चूंकि a/r0² कड़ियों पर लगा कुल बल याद आया? इसलिए सभी लोग ध्यान देना, एक कड़ी पर लगा कुल बल भाग दे देंगे। ₹10 20 आम, 1 रुपया में एक नियम 20/10 आम 2 आम। ठीक है, आज तक के 2 हाथ समझ आया। ये एक कड़ी पर लगने वाला बल है, याद आया? किंतु याद करो अभी अभी थोड़ी देर पहले F प्रोपोर्शनल क्या बताए थे? डेल्टा R0। F बराबर क्या बताए थे? K डेल्टा R0। माने एक कड़ियों पर लगने वाला बल K डेल्टा R0 होना चाहिए, क्योंकि एक कड़ी पर लगने वाला बल माने अणुओं की एक कड़ी पर जब विरूपक बल लगाकर आकार परिवर्तन करते हैं क्या होता है? K डेल्टा R0 यही होता है ना, या प्रोपोर्शनल डेल्टा R0 बराबर K डेल्टा R0 ऐसे आता है। कहीं कोई दिक्कत क्या है? देखिए ये दोनों बराबर F/A/R0² बराबर K इंटू डेल्टा R0। कहीं कोई दिक्कत? नीचे का ऊपर कर दे F/A इंटू R0² बराबर K इंटू, हमारी प्रबल इच्छा हो रही कि हम दोनों तरफ R0 से भाग दे देंगे। अभी आप जान जाओगे क्यों भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे हैं बच्चों? कोई दिक्कत? ये हो गया F/A गुणे R0 बचेगा, स्क्वायर कर दिया इंटू K डेल्टा R0 बटा। प्यारे साथियों F बताइए क्या होता है? अनुदैर्ध्य प्रतिबल। तो इसकी जगह हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल लिख दें इंटू R0 बराबर K इंटू अनुदैर्ध्य विकृति। कोई डाउट किसी को? क्या प्रॉब्लम है?
के का मान निकाले तो उधर वाला नीचे आ जाएगा। तो भूमि देखो के बराबर, ये नीचे आ गया, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति इंटू R0। और आगे देखो के बराबर, ये किसका मान है? यंग प्रत्यास्थ का गुणांक एक बार लिख दे। के बराबर क्या आ गया? ये बच्चों डेरिवेशन हो गया अंतरा परमाणु बल नियतांक और यंग प्रत्यास्थ गुणांक में। आपको केवल ये डेरिवेशन जानना है, जो सूत्र जानना है, डेरिवेशन नहीं फिलहाल बता। प्यारे बच्चों, यंग प्रत्यास्थता गुणांक या प्रत्यास्थ गुणांक जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड सवाल आपके सामने रखने से पहले थोड़ा सूत्र समझा रहे हैं। सूत्र समझिए इस चैप्टर के शुरुआत से। सबसे पहले आपने पढ़ा विकृति, तो विकृति में बेटा कई सारी विकृतियां पढ़ा, हर विकृति के अलग अलग सूत्र पढ़ा। सूत्र तो आपने बहुत सारा पढ़ लिया है, और जब सूत्र बहुत सारा पढ़े हैं तो आप जान रहे हैं कि सवालें भी बहुत बन सकती हैं। देखिए, सबसे पहले रेखीय विकृति कभी निकालना रहेगा तो डेल्टा एल बटे लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई या वास्तविक लंबाई। आयतन विकृति ध्यान से देखिएगा, डेल्टा वी आयतन परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। और अपरूपण विकृति केवल थीटा। और अनुप्रस्थ विकृति, युवराज ध्यान दो यहाँ से, डेल्टा डी बटा डी, व्यास में परिवर्तन बटे वास्तविक व्यास। आप सभी लोग ध्यान देते रहिएगा, सवाल सब समझ में आएंगी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तब सूत्र क्लियर हो जाए। उसके बाद बेटा फातिमा जी हंसते हुए देखो, प्रतिबल पढ़ाएंगे, ठीक है। तो प्रतिबल में भी कई तरह के प्रतिबल आपको एक्सप्लेन किए बेटा, गौर से समझिएगा। कई तरह के प्रतिबल का मतलब सूत्र समझ में आ जाए। अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल में एफ अपान ए या एम जी अपान पाई आर स्क्वायर, सूत्र लिखते जा रहे तभी लगा पाओगे। फिर उसके बाद अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल में बेटा पी या इसे ही हमने बताया है एच डी जी। और एक और प्रतिबल है अभिनव जी, उस प्रतिबल का नाम है स्पर्श रेखीय प्रतिबल। तो ये एफ अपान ए डायरेक्टली। अब बच्चों, आपने विकृति पढ़ा, प्रतिबल पढ़ा, उसके बाद प्रत्यास्थता गुणांक पढ़ा। तो नमन सोमवंशी, प्रत्यास्थता गुणांक, 3 प्रत्यास्थता गुणांक पढ़े हैं, तीनों का सूत्र याद रहना चाहिए। पहला फातिमा जी वाई आपने पढ़ा है, एम जी एल बटा पाई आर स्क्वायर, कोई डाउट? और दूसरा आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक, और तीसरा डेल्टा गुणांक। यही तो पढ़ा था, ठीक। फिर उसके बाद कल डेरिवेशन कराए थे प्रत्यास्थ, यहाँ बोर्ड पर देखो, स्थितिज ऊर्जा एकांक आयतन के लिए हाफ वाई गुणे विकृति स्क्वायर या हाफ प्रतिबल गुणे विकृति। यही आया याद है? 2 सवाल इस पर है।
फिर उसके बाद हमने कल एक टॉपिक पढ़ाया था आपको, तार को ठंडा करने पर इस पर 2-3 सवाल मिलेंगे एक ही टाइप की किताबों में। याद करिए, बल आया था वाई ए अल्फा। अगर सूत्र नहीं याद रहेंगे तो सवालें नहीं आएंगे। और एक सूत्र आर पढ़ा, के बराबर वाई आर 0। ये इतने सूत्रों का दर्शन आपने किया और जिसमें यही दोनों सूत्रों पर सवालें ज़्यादा हैं। तो हम पहला प्रश्न पढ़ रहे हैं आज का, और आप लगाने का प्रयास करिए, समझिए। एक ही पदार्थ, देखो यही सवाल है पहला, एक ही पदार्थ तथा समान परिच्छेद क्षेत्रफल, माने दोनों पदार्थ एक ही है, इसका मतलब अगर एक लोहे का है तो दूसरा भी लोहे का है, तो दोनों का यंग मॉडुलस बराबर है। एक ही पदार्थ और समान क्षेत्रफल की दो तारों की लंबाइयां यल व 2 है। फर्स्ट तार और एक ही पदार्थ में वाई बराबर है और समान परिच्छेद क्षेत्रफल है, लंबाई यल और 2 है। समझ आ रहा है? yes, sir. समान बल F लगाकर खींचा जाए तो विकृतियों में अनुपात बताओ। बल F का प्रयोग भी हो रहा है, किसमें अनुपात पूछ रहा है? चूंकि y1 बराबर y2, मतलब दोनों की प्रत्यास्थाएं बराबर हैं। यहाँ y1 का मतलब क्या होता है? प्रतिबल, प्रतिबल F अपान A बटे विकृति। फर्स्ट और यहाँ F अपान A विकृति। कोई दिक्कत? ये से ये कट गया, ऊपर वाला कट गया, नीचे वाला बराबर होगा कि नहीं? yes, sir. इसलिए विकृति फर्स्ट, पहले तार की विकृति बराबर विकृति। विकृति का सूत्र क्या होता है? लंबाई में परिवर्तन बटे, मान लेते हैं पहले तार की लंबाई परिवर्तन L1 है और पहले तार की प्रारंभिक लंबाई कितना है? दूसरे तार की प्रारंभिक लंबाई और लंबाई तो L1 बटा L2, अंश बटे अंश बराबर L से L कट गया। किसमें अनुपात पूछ रहा है? लंबाइयों में वृद्धियों में अनुपात बताओ। तो लंबाइयों में वृद्धियों में अनुपात आ गया कि नहीं? yes, sir. अगला देखो, एक ही धातु के दो तार जिनकी लंबाइयां 2:1 के अनुपात में है। यही कह रहा है क्वेश्चन क्या? yes, sir. लंबाइयां कितने अनुपात में है? 2:1। तो एक की लंबाई आखिरी मान लिए 2 याद है और दूसरे की लंबाई क्या हो जाए? एक ही धातु के हैं, माने दोनों का यंग मॉडुलस बराबर है। दोनों लोहे का है या दोनों सोने का है। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल एक अनुपात है 2 के अनुपात में है। एक का क्षेत्रफल A है और दूसरे का जो दिया लिखते जा रहे हैं। बराबर बलों से ताने जाते हैं, लंबाई में वृद्धि में अनुपात बताओ। बल बराबर लगता है L1 और L2 अनुपात, यही सवाल हो गए कि नहीं? देखो y1 बराबर, कोई दिक्कत? y का सूत्र रियल में क्या होता है? mgl बटा, इसको हम mg को लिख सकते हैं f इंटू एल, पाई आर स्क्वायर को a इंटू एल, ऐसे लिख सकते हैं नहीं? कोई दिक्कत? mg को f लिख दिए, पाई आर स्क्वायर क्या लिख दिए? a। तो देखो y1 होगा f, एक बल f है गुणे प्रारंभिक लंबाई, पहले वाले की लंबाई 2 है बटे क्षेत्रफल, पहले वाले क्षेत्रफल A है, लंबाई परिवर्तन L1।
फिर उसे बल F, पहले दूसरे वाले तार की लंबाई कितना है और क्षेत्रफल दूसरे तार के लंबाई में परिवर्तन, कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। F से F कट गया, L से L कट गया, A से A, ऊपर है 2/L1, नीचे 1/2L2, तो L1/2L2 बराबर 2/1, 2 ऊपर कर दो, L1/L2 बराबर। ये 1-2 सवालें थोड़ा इजी थे शुरुआत के, लेकिन बोर्ड में 1-1 नंबर 2-2 नंबर में आई थी, इसलिए बोल